जानते हो पीएचडी के जो एग्जाम हो गया था, रिजल्ट भी आ गया, देन आप सभी लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे हो, ठीक है। सो आप सभी लोगों को ये डाउट है कि काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि अब तक डेट नहीं आई। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि समथिंग 15 तारीख से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि जो नर्सिंग स्टाफ है वो हड़ताल पे बैठ रहे हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं जॉब के लिए, मतलब बहुत सारे अदर भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। शायद इन्हीं सभी चीजों के कारण जो हमारी काउंसलिंग है वो भी लेट हो रही है। सो गाइस, जो काउंसलिंग है वो जनवरी तक हमारी, मतलब अभी लास्ट वीक तो दिसंबर का चल ही रहा है, तो जनवरी तक में भी चांसेस कि स्टार्ट हो ही जाना है। मतलब बिल्कुल इतना डिले नहीं हुआ कि और 1-2 महीना वेट करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समथिंग 15 दिन में आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो जितने भी बच्चे काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर है, तो बहुत जल्द काउंसलिंग हो जाएगी, उनको किसी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। देन बात आती है जो जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी इसके बाद मेन आपके डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एडमिशन टाइम पे सारा सब कुछ चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आप लोगों को हटा दे, यानी कि आपको ना लेंगे और आपके जगह किसी और स्टूडेंट जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको ले लेंगे, ओके। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी कि आपको, अगर आपके अच्छे मार्क्स है, आपको पूरा ट्रस्ट है कि आपका हो जाएगा, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने, चाहे वो डीएमई कॉलेज में हो या चाहे वो डीएचएस कॉलेज में, ओके। सो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, ये सारा सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे जो भी सारे अपडेट्स है आप तक पहले पहुंचे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद ही आप प्लीज चैनल पे जो भी सारे वीडियोस है आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी आपके डाउट्स पता चले। और अगर मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आई थिंक कि आपको भी मेरे वीडियोस लाइक करना चाहिए, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो, ओके। सो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं सारा सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बता देती हूँ कि आप जैसे ही आप पीएचडी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य है, ठीक है, जिसके बेस पे आपका आगे एडमिशन प्रोसेस होगी, ओके। सो गाइस, आपको सबसे मेन है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। देन आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नहीं बनता है ना, बहुत बड़े हो जाते हैं, उनके आधे काम भी हो जाते हैं, क्लासेस भी पढ़ लेते हैं, 12th तक पढ़ लेते हैं, पर उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाता है। तो आप जरूर ध्यान, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, ओके। देन इसके बाद आपका आता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जहाँ आप निवास करते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लगता है आय प्रमाण पत्र, जो कि आपके पेरेंट्स की आय वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका आय प्रमाण पत्र भी लिया जाता है, ठीक है, जो कि फैमिली इनकम होती है। तो इस तरीके से 10th 12th आय, जाति और हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। ये तो मेन हमारे हमेशा लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आपको क्या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मेन आपका आधार कार्ड हो गया। इसमें पैन कार्ड या वोटर आईडी का इतना ज्यादा इशू नहीं रहता है, ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो वोटर आईडीज है वो बनके नहीं आती है, ठीक है, तो वोटर आईडी का इतना ज्यादा कोई इशू नहीं आता है। ओनली आपका आधार कार्ड होना चाहिए। देन पैन कार्ड का भी कोई इशू नहीं आता है, आपका नहीं भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो मेन सर्टिफिकेट्स होना है, तो आपका आप जो भी आप एग्जाम दिया था उसके उस टाइम जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो जरूर रखना है। उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको जरूरी है वो सबमिट करना, पर हाँ उसमें आपका रोल नंबर होता है और आपका जो भी कॉलेज आपने जहाँ एग्जाम दिया, सेंटर नेम वगैरह, सो उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो एज अ ऑप्शन में होता है कि वो होना चाहिए पर आप लोगों के पास, ठीक है। तो आपका जो भी एडमिट कार्ड अच्छे से संभाल के रखे, उसमें आपका मेन रोल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जब आप काउंसलिंग करवाते हो, ठीक है, तो आप जितने कॉलेज अलॉट करते हो उसका जो प्रोफाइल आपको देते हैं वो लास्ट में प्रिंट के, हाँ आपने इन कॉलेज का टिक लगाया था, तो ये कॉलेज आपने सेलेक्ट किए थे, इसमें से कौन सा कॉलेज आपको मिलना है, तो वो बाद में पता चलता है। पर जब आप फॉर्म सबमिट करते हो काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है, जब काउंसलिंग होगी आपको तो एक प्रिंट आउट आएगा जिसमें आपके सारे कॉलेजेस लिखे रहेंगे कि फर्स्ट में आपने एमजीएम डाला है या भोपाल का डाला है या ग्वालियर का डाला है, डीएमई या अदर भी आप जो भी हमारे डीएचएस कॉलेज है, जैसे भी काउंसलिंग है, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, ठीक है, चाहे वो डीएमई हो या डीएचएस हो, काउंसलिंग प्रोसेस सेम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो आपको संभाल के रखना है, ओके।
देन इसके बाद आगे बात आती है हमारी जो आपका फॉर्मेट हो जाएगा। इसके बाद जब काउंसलिंग में आपको लास्ट में जब आपका आएगा कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट भी बाद में आता है, पहले काउंसलिंग होगी, इसके बाद जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका आपको बाद में बताया जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिला है। ओके, सो वो वाला जब आप फॉर्मेट निकालोगे उसमें आपका कॉलेज लिखा रहेगा, देन आप में उसका आपका नंबर लिखा रहेगा, आगे जो जिस क्रमांक पे आपको जो वो कॉलेज मिलता है वो नंबर और उसके आगे जो आपका कॉलेज लिखा है वो सारा सब कुछ प्रिंट आउट आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसकी फोटोकॉपी वगैरह वहाँ सबमिट होती है, 2 से 3 पेज बनते हैं अलग अलग, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जमा करते हो एक फाइल बना के। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से संभाल के रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको कॉलेज अलॉट लिस्ट मिल जाती है तो डेट भी बता दी जाती है कि आपको समथिंग 3 दिन का टाइम दिया जाता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। जैसे ही वो बोलते हैं कि जनवरी में समझ लो 10 जनवरी से एडमिशन स्टार्ट है, तो आप लोगों को 10 से ही पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ जो होता है आगे की फॉर्मेलिटीज भी आपको करनी होती है। एडमिशन में भी टाइम लगता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर से। ठीक है, फिर उन लोगों को जगह देखनी न्यू रहती है, किसी मतलब जैसे ग्वालियर वाला इंदौर आ रहा है, लाइक इस तरीके से, है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे ही आपको दी है जो भी डेट दी है तो आप पहले ही आए, जो फर्स्ट डेट से ही अपने एडमिशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगे जो आपको जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो वहाँ आपको देनी पड़ती है। ठीक है, देन आपकी सारी साइन वगैरह होती है, और मेन जितने भी आप ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट रख रहे हो यानी तैयार बना के रख रहे हो, उसमें हर एक डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र कहीं और रखा हुआ है और मैं ऐसा करती हूँ कि फोटो कॉपी लेके चली जाती हूँ एडमिशन करने, ताकि प्रूफ रहे कि हाँ मेरे पास है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना, क्योंकि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी फाइल बन के वहाँ पे सबमिट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेते हैं, आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं, समथिंग 2 लाख का होता है जो, तो उसमें आपका ये रहता है कि आपको कॉलेज नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग है तो आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो कॉलेज के आपको, और अगर छोड़ रहे हैं तो आपको जो बॉन्ड फिल किया है आपने उसके आपको पैसे उन्हें रिटर्न देने, यानी उन्हें देने पड़ेंगे वो पैसे। ओके, उसके बाद ही आप वहां से हट सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी कॉलेज ले रहे हो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखें कि हाँ मैं इसमें जा रही हूँ, मतलब मुझे यही करना है। अदरवाइज ऐसा हो कि आप बीच से निकलना चाहे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सारे सबसे मेन जो आपके रियल डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल रखना, ताकि आपको आगे जो है एडमिशन टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देन इसके बाद जो बैंक पासबुक वगैरह का इशू होता है, तो ऐसा होता है कि आप जब वहाँ एडमिशन ले लेते हो तो जितने भी बच्चे 60 या 80 बच्चों का बैच जो फर्स्ट ईयर में जाता है उन लोगों का वहीं पे एक अकाउंट खुलवा दिया जाता है। ठीक है, जिसमें उनकी जो स्टाइपेंड आती है जो हर मंथ मिलती है वो मिलती है, और वो सभी के जो बच्चे होते हैं उनका एक ही बैंक में मतलब अकाउंट होता है। तो अकाउंट उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वही के वही दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं आपका, ताकि जो आपकी स्टाइपेंड हो वो पर्टिकुलर एक ही बैंक में है जितने भी स्टूडेंट है। ओके, अकाउंट अलग अलग रहता है बट बैंक सेम होती है। तो ये प्रोसेस होती है, चाहे वो डीएचएस हो चाहे वो डीएमई हो। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से बना लेना अभी से, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो वो अभी से बनवा लेना, ताकि आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो भी आपको जो भी डाउट्स है या और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और हाँ सबसे मेन जो भी आप जिस कोटे से अपना फॉर्म भरते हो, ठीक है, लाइक बहुत सारे बच्चे विकलांग है, ठीक है, विकलांग के बेस पे भरते हैं हैंडीकैप केस पे, तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंडीकैप के थ्रू जिसने भरा है तो उसके लिए। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का यानी जैसे भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज्यादा जरूरी है। देख ठीक है, इसके बाद जिसने भी सैनिक कोटा से भरा है तो उनका सैनिक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सैनिक कोटा में वो आते हैं जिनके पेरेंट्स भी अगर किसी फ्रीडम फाइटर मतलब में है या किसी तरीके से कोई जॉब करते थे, देन वो रिटायरमेंट हो गया जैसा भी, या अभी भी जॉब में है, तो उनका एक सर्टिफिकेट बना होता है। ठीक है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने उसके थ्रू फॉर्म भरे हैं तो आपको वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये सैनिक कोटा से आते हैं, तो इनके थोड़े कम मार्क्स भी रहेंगे तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो सारे आपके पास होने चाहिए, चाहे वो आपने हैंडीकैप्ड के बेस पे भरा हो, चाहे आपने सैनिक कोटा से भरा हो, चाहे आपने ईडब्ल्यूएस या अदर कैटेगरी से जैसे एससी एसटी जिससे भी भरा है, ओबीसी से। जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। बाकी अगर आपके पास एससी वाले के पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें फिर जनरल से काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा सब कुछ आई होप आपको पता होगा। नहीं भी हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है,
देन इसके बाद में आपको एक बात, वो जो आपका डीएमई एक कमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैम डीएमई और डीएचएस करते हैं तो आपकी जॉब किस तरीके से लगती है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएमई और डीएचएस का जो जॉब पर्टिकुलर कैसे की जाती है, उनकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है, डीएचएस की ज्वाइनिंग कहाँ होती है, ये सारा सब कुछ मैं अच्छे से वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट लगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो वो सारा मैं आपको एक अच्छे से वीडियो में बता दूंगी, तो आप अच्छे से समझ जाओगे जो डीएमई में है, जो डीएचएस में है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे जो भी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो है वो शायद समझ आ गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं सारा सब कुछ आपको अच्छे से बता दूंगी। ओके, देन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके कमेंट हमेशा तैयार रखें कि जो भी डाउट्स है आप मुझे जरूर बताएं। ओके, देन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं इंस्टाग्राम का भी वीडियो अपलोड करूंगी, जो भी क्वेश्चन से है आपके तो वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। तो बस बहुत सारे बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, आप तैयार हैं, आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे इस चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे मेरा एक नया पेज बना हुआ है, तो आप वहाँ पे मुझे जरूर फॉलो करें। एंड जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सारे आपको पीडीएफ के थ्रू अपडेट देती हूँ। देन अगर और भी कोई पर्सनल कमेंट्स आपको करने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।